नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत का आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के उद्योग और व्यापार। ये सल्तनत काल जो चल रहा है इसमें दिल्ली सल्तनत के जो उद्योग और व्यापार हैं इसके हम क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी है। अन्य भी एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह कौन सा था जो पश्चिमी देशों से जुड़ा था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, पोर्ट कौन सा था? भड़ोच देवल जो गुजरात में था। सिंध का देवल और गुजरात का भड़ोच पश्चिमी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहां से अरब और यूरोपीय देशों को माल बेचा जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान वस्त्र उद्योग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बंगाल और गुजरात था। यानी वस्त्र उद्योग के सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल और गुजरात। बंगाल रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि गुजरात सूती वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात का गड्ढे था। किस सुल्तान ने व्यापारियों का पंजीकरण किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, अनिवार्य किया, इन्हें दफ्तर ए रियासत में दर्ज करवाया था? तो व्यापारियों का क्या किया? पंजीकरण किया यानी रजिस्ट्रेशन कराया, दफ्तर ए रियासत में दर्ज करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के तहत सभी व्यापारियों को पंजीकृत किया ताकि कीमतों और आपूर्ति पर नजर रखी जा सके। ये प्रश्न है वो सभी किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं आरपीएससी में। सल्तनत काल में भारत से किन वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था? एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किन वस्तुओं का होता था? तो सूती वस्त्र है, नील और मसाले, ये सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते थे। सूती वस्त्र, नील और मसाले। भारतीय मलमल, सूती कपड़े, नील की मांग विदेशों में बहुत अधिक थी। कारखाना प्रणाली का विस्तार सबसे अधिक किस सुल्तान के काल में हुआ, जहां राजकीय उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती थी? तो कारखाना प्रणाली का विस्तार है वो फिरोज तुगलक के काल में हुई। यानी यहाँ वस्तुएं बनाई जाती थी, तो कारखाना प्रणाली है वो लेकर के आया फिरोज तुगलक सबसे ज़्यादा। फिरोज तुगलक के पास 36 कारखाने थे, जिन्हें रतबी यानी नियत बजट वाले और गैर रतबी में बांटा गया था। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में प्रश्न आया है। सल्तनत काल में रेशम के कीड़े पालने, जिसे सेरिकल्चर भी कहते हैं, कि तकनीकी का प्रसार व्यापक स्तर पर कब हुआ? तो ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। सल्तनत काल में रेशम के कीड़े पालने यानी 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में लोधी काल के आसपास चीन से आई रेशम उत्पादन की उन्नत तकनीक भारत में लोकप्रिय हुई। दिल्ली सल्तनत में कागज निर्माण का उद्योग सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? गुजरात और दिल्ली में। तुर्कों के आने के साथ ही भारत में कागज बनाने की कला आई, जिसने लेखन और प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव किए। आंतरिक व्यापार करने वाले बंजारों का मुख्य कार्य क्या था? अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। बंजारों का काम क्या था? अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। बंजारे हजारों बैलों के काफिले के साथ चलते थे। वह सेना व शहरों तक खाद्यान्न पहुंचाते थे। शराब व इत्र निर्माण के लिए सल्तनत काल में कौन सा शहर प्रसिद्ध था? शराब व इत्र परफ्यूम के लिए था कोल, जो अलीगढ़ यूपी में है। कोल प्रसिद्ध था। अलीगढ़ क्षेत्र अपने सुगंधित तेलों और मदिरा के लिए जाना जाता था। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था में दलाल ब्रोकर्स को किस नाम से जाना जाता था? दलाल या मध्यस्थ कहते थे इसे। बड़े व्यापारियों व्यापारिक सौदों में खरीदार और विक्रेता के बीच दलाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सराफ का मुख्य कार्य व्यापार में क्या होता था? मुद्रा का विनिमय और ऋण देना। सराफ सिक्कों की शुद्धता की जांच करते थे, व्यापारियों को हुंडी जारी करते थे। सल्तनत काल में लोहे के हथियारों तलवारों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध था, विश्वविख्यात था? कच्छ और ग्वालियर। सल्तनत काल में लोहे के हथियारों यानी तलवारों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान है वो विश्वविख्यात था लोहे के हथियारों के निर्माण के लिए? तो यह कच्छ और ग्वालियर था। भारतीय इस्पात यहाँ बनी तलवारों की मांग मध्य एशिया और अरब देशों में बहुत थी। व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाला ज़कात की दर कितनी थी? ये 2.5% थी। व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाला ज़कात की दर कितनी थी? 2.5%। मुस्लिम व्यापारियों से उनके माल के मूल्य पर 2.5% कर लिया जाता था।
जजिया के अतिरिक्त गैर मुस्लिम व्यापारियों से कितना व्यापारी कर लिया जाता था? तो ये 5% लिया जाता था। जजिया के अतिरिक्त गैर मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था 5%। सामान्यतः हिंदू व्यापारियों से मुस्लिम व्यापारियों की तुलना में 2 गुना कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों के व्यापार पर नियंत्रण क्यों लगाया था? बिचौलिए जो दलाल होते थे उनको खत्म करने के लिए और सेना के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े सुनिश्चित करने के लिए। दलाल कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते थे, जिसे अलाउद्दीन ने इस शक्ति से रोका था इसको। सल्तनत काल में मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध किस सुल्तान ने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने सार्वजनिक रूप से मदिरा पीने बेचने पर रोक लगा दी ताकि षड्यंत्रों और अनैतिकता को रोका जा सके। नील, जिसे इंडिगो कहते हैं, के उत्पादन के लिए मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध था? तो बयाना भरतपुर है, वो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बयाना की नील गुणवत्ता दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाती थी। प्लीज मित्रों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। भारत में चरखा का प्रयोग पहली बार किस काल में शुरू हुआ था? सल्तनत काल में 13वीं 14वीं शताब्दी में। भारत में चरखा का प्रयोग पहली बार हुआ था 13वीं और 14वीं शताब्दी में। चरखे के आने से सूत काटने की गति बढ़ गई, वस्त्र उद्योगों में क्रांति आ गई। ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया। फिरोज तुगलक के काल में कारखानों का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? मुस्तरिफ कहलाता था। मुस्तरिफ कारखानों में बजट और उत्पादन की देखरेखें करता था। सल्तनत काल में विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन देशों के साथ होता था? तो चीन, अरब और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ। विदेशी व्यापार है वो सल्तनत काल में चीन के साथ होता था, अरब कंट्री के साथ होता था और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ। भारत का व्यापार संबंध चीन रेशम हेतु और अरब देशों घोड़ों हेतु बहुत मजबूत था। हुंडी से क्या तात्पर्य है? मध्यकालीन विनिमय पत्र था ये, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज करने के लिए जो एक माध्यम था ये हुंडी था। इसके माध्यम से व्यापारी नकद पैसा साथ ले जाने के बजाय कागजी दस्तावेजों के आधार पर भुगतान करते थे। चीनी यात्री माहुआन ने 15वीं शताब्दी में भारत के किस क्षेत्र के रेशम उद्योग की प्रशंसा की थी? बंगाल की। माहुआन ने बंगाल के रेशम और मलमल की बारीकी का विस्तृत वर्णन किया है। सल्तनत काल में घोड़ों का आयात मुख्य रूप से कहाँ किया जाता था? तो अरब, तुर्किस्तान और रूस से घोड़ों को आयात करता था। अच्छी नस्ल के लड़ाकू घोड़ों के लिए भारत पूरी तरह से पश्चिमी और मध्य एशिया पर निर्भर था। सराय ए अदल क्या था? ये अलाउद्दीन द्वारा स्थापित निर्मित वस्तुओं का बाजार, जैसे कपड़ा, चीनी, मेवे, इनके लिए जो बाजार था उसे कहते थे सराय ए अदल। यहाँ केवल प्रमाणित नियंत्रित कीमतों पर ही माल बेचा जाता था। अमीर खुसरो ने अपने रचनाओं में किस भारतीय फल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फल बताया है? तो आम को बताया अमीर खुसरो ने आम की मिठास और सुगंध की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो इस प्रकार मित्रों, ये आगे का प्रश्न है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है, एक साथ ज़्यादा प्रश्न पढ़ने हैं, वीडियो लंबा करना है, छोटा करना है ना, तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।